हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज पार्ट 3। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलूंगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन ताकि आपको चैनल के अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और एक बात और, अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं रिगार्डिंग आवर चैनल, रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट जो भी हमने कवर किया है यहाँ पे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 परसेंटेज का देखने के बाद आप पार्ट 3 पे आइएगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए, एज फार एज आई रिमेम्बर, हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर कर लिया था। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन गेट 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछा है। चलिए, अब इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। काफी इजी प्रॉब्लम है ये, सब लोग देखिए इसे। इन अ कंट्री ऑफ 1400 million population, 70% own mobile phones. Among the mobile phone owners, only 294 million access the internet. Among these internet users, only half buy goods from e-commerce portal. Then you are supposed to find out the percentage of these buyers in the country. Total population दी हुई है हमें 1400 million. उसके बाद इसमें से 70% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास मोबाइल फोन है। तो 1400 का 70% हो जाएगा आपका 980। उसके बाद इन मोबाइल फोन ओनर्स में से 294 ऐसे यूजर्स हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है। तो इन 980 में से 294 मिलियन के पास इंटरनेट एक्सेस है। ओके, इसके बाद among these internet users only half buy goods from the e-commerce portal. इन 294 में से 50% यानी कि आधे यूजर्स जो हैं वो ई कॉमर्स से पोर्टल को यूज करते हैं। ओके, सो ई कॉमर्स पोर्टल यूज करने वाले लोग कितने हो जाएंगे? 147. You have to find out the percentage of these buyers in the country. यानी कि हमें निकालना है ई कॉमर्स पोर्टल से शॉपिंग करने वाले लोगों का परसेंटेज पूरी कंट्री में कितना है। टोटल आपके 147 लोग हैं जो ई कॉमर्स से शॉपिंग करते हैं और 1400 मिलियन आपकी टोटल पॉपुलेशन है। सिंपल परसेंटेज निकालिए, 147 अपॉन 1400 इंटू 100। आंसर हो जाएगा आपका 10.5%। राइट आंसर इज ए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। In a huge pile of apples and oranges, both ripe and unripe mixed fruit together, 15% are unripe. Of the unripe, 45% are apple. Of the ripe ones, 66 are oranges. If the pile contains a total of 5692,000 fruits, then you are supposed to find out how many apples are there. Okay? सबसे पहले आप ये देखिए, टोटल कितना है आपका 5692,000। हम एक चार्ट बनाने जा रहे हैं, उस चार्ट से हम समझेंगे एग्जैक्टली इसका रियल सिनेरियो क्या है। 5692,000 टोटल फ्रूट्स हो गए ये। इसमें से 15% अनराइप फ्रूट्स है, तो 15% इसमें से क्या होंगे? अनराइप। ओके, अगर 15% अनराइप है तो राइप फ्रूट्स कितने होंगे? डेफिनेटली 100 माइनस ऑफ 15, तो राइप फ्रूट्स हो जाएंगे आपके 85%। According to the next line, of the unripe fruits, 45% are apples. यानी कि इन
80% में से 45% एप्पल्स हैं। अगर 45% एप्पल्स हैं तो बचे हुए यानी ऑरेंजेस होंगे, सो 55% हो जाएंगे आपके ऑरेंज। अब नेक्स्ट पाइल के बारे में क्या कह रहा है? ऑफ द राइप वन 66% आर ऑरेंजेस। इस 85% में से ऑरेंज कितने परसेंट है आपके? 66%। अगर 66% ऑरेंज है तो एप्पल कितने होंगे? डेफिनेटली 100 माइनस ऑफ 66 यानी कि 34%। आपको निकालना है हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बस एक चार्ट बनाना है आपको, यानी कि ये एप्पल्स हैं और ये एप्पल्स हैं, इन्हीं दोनों को ऐड कर दीजिए, जो भी आपको मिलेगा वो आपका आंसर होगा। यानी कि 45 इंटू 15 प्लस 85 इंटू 34 अपॉन 100 इंटू टोटल कितना होगा आपका? 5692 5692 इसको सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करने के बाद जो भी मिलता है वही आपका आंसर होगा। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 2029198 यानी कि राइट आंसर इज ए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी 2001 के क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। A city has a population of total 3 lakhs, out of which 1,80,000 are males and 50% population is literate. If 70% of the males are literate, then you are supposed to find out the number of literate females. Same approach. एक चार्ट बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं रियल सिनेरियो यहाँ पे क्या है। जब भी इस तरीके का डेटा दिया हो जहां पे बहुत सारे डेटाज हो, जैसे 2-3 पैरामीटर में अगर हम डील कर रहे हैं, तो उसे करने का एक सीधा तरीका यही होता है कि आप उसका एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट बनाने से फायदा ये होगा कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो अब इसे देखते हैं। द सिटी हैज अ पॉपुलेशन ऑफ टोटल 3 लाख। टोटल पॉपुलेशन है आपकी 3 लाख। इस 3 लाख पॉपुलेशन में से मेल कितने हैं? 1,80,000 मेल है। अगर 1,80,000 मेल हैं तो फीमेल कितनी पॉपुलेशन होगी? 1,20,000। नेक्स्ट लाइन, 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। इस 3 लाख पॉपुलेशन में से 50% ऐसी पॉपुलेशन है जो लिटरेट है। दो पैरामीटर्स में हम डील कर रहे हैं। एक पैरामीटर है जिसमें हम जेंडर की बात कर रहे हैं, या तो वो मेल है या तो वो फीमेल है। दूसरा पैरामीटर ऐसा है जिसमें हम लिटरेट और इलिटरेट की बात कर रहे हैं। लिटरेट इलिटरेट के बारे में बात करें तो ये कहा जा रहा है कि अगर टोटल पॉपुलेशन हमें पता है तो उसमें से 50% लोग ऐसे होंगे जो लिटरेट होंगे। अगर 50% लिटरेट हैं तो इस 3 लाख का आप 50% फाइंड आउट कर लो, वहां से आपको मिल जाएंगे टोटल लिटरेट लोग। तो टोटल लिटरेट पॉपुलेशन हो जाएगी आपकी 1,50,000। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इफ 70% ऑफ द मेल आर लिटरेट, यानी कि अगर ये टोटल मेल हैं और इसमें से 70% मेल्स ऐसे हैं जो लिटरेट हैं, तो वो कितने हो जाएंगे? 1,26,000। तो आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स। अच्छा ये बताओ, ये आपका टोटल नंबर ऑफ लिटरेट है और ये आपका क्या है? टोटल नंबर ऑफ मेल लिटरेट। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल लिटरेट कितने होंगे, तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें।
दोनों के डिफरेंस से हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इन द गिवन पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, यानी कि ये हो जाएगा आपका 24,000. द राइट आंसर इज ए. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. प्रॉब्लम नंबर 13. वोटिंग टाइप प्रॉब्लम सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि सारे वोट्स वैलिड हैं. देखो जब भी वोटिंग टाइप की प्रॉब्लम्स आती है तो जब उसमें इनवैलिड वोट्स दिए होते हैं तब हमें कुछ सोचने की जरूरत भी पड़ती है. अदरवाइज अगर उसमें इनवैलिड वोट्स का जिक्र नहीं किया है तो हम कंसिडर करेंगे दैट 100% आर वैलिड वोट्स. ओके चलो पहला क्वेश्चन में हम इसी असम्पशन के साथ कर रहे हैं कि जितने भी वोट्स हमें दिए गए हैं, जो भी डेटा हमें दिया गया है, वो सारे के सारे वोट्स वैलिड हैं, कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है. इसे कंसिडर करते हुए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. The candidate got 35% of the vote polled and he lost to his rival by 2250 votes. Then you are supposed to find out how many votes were cast. अच्छा देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है. ये पहला कैंडिडेट है, ये दूसरा कैंडिडेट है. ठीक, पहले कैंडिडेट को कितने वोट्स मिलते हैं? 35%. पहले कैंडिडेट को मिलते हैं 35% वोट्स. अच्छा ये बताओ अगर हम ये बोल रहे हैं कि टोटल 100% वैलिड वोट्स है और पहले कैंडिडेट को 35% वोट्स मिलते हैं तो दूसरे कैंडिडेट्स को यानी कि उसके राइवल को कितने वोट्स मिलेंगे? डेफिनेटली 100 माइनस ऑफ 35, दैट मींस 65% वोट्स. उसके बाद इस क्वेश्चन में मेंशन है he lost to his rival by 2250 votes, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, पहला जितने वोट से जीतेगा दूसरा उतने ही वोट से हारेगा, यानी कि हम दोनों का डिफरेंस ले लें. इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? 2250 वोट्स के बराबर है. तो हमें निकालना है हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 30%. और ये 30% किसके बराबर होगा? 2250. तो हमें निकालना है टोटल कितने वोट डाले गए. अच्छा हम ये मान रहे हैं 100% वैलिड वोट्स हैं, तो यानी कि 30% हमें दिया हुआ है तो हमें 100% फाइंड आउट करना है. जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आए, इस अप्रोच का हम बहुत ज्यादा यूज प्रॉफिट एंड लॉस में करने वाले हैं. जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आए नेवर अप्लाई यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड कभी नहीं अप्लाई करेंगे हम कि हम पहले 1% के लिए निकालें फिर उसके बाद 100 के लिए निकालें, ये सब नहीं करेंगे हम. डायरेक्टली ऐसे के लिए हम अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम ऐसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. 100 इंटू 2250 डिवाइड बाय 30 कितना आ जाएगा यहां से इसे सॉल्व करने के बाद? 7500, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स होंगे 7500. द राइट आंसर इज ए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In an election between two candidates, one got 55% of the total valid votes and 20% of the votes are invalid. अब यहाँ invalid votes के बारे में भी बात हो रही है, इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे. If the total number of votes are 7500, then the total number of valid votes that the other candidate got was. अच्छा सबसे पहले ये देखते हैं, एक चीज याद रखना, जब भी आपको प्रॉब्लम में इनवैलिड वोट्स के बारे में कहा जाए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है. सिंपली सबसे पहले जितने वोट्स को इनवैलिड बोला गया है उतने वोट्स को आप टोटल वोट्स में से माइनस कर दीजिए. उतने वोट्स को अगर आप टोटल में से माइनस कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स मिल जाएंगे. टोटल वोट्स आपको दिए गए हैं 7500. 7500 आपके टोटल वोट्स हैं और 20% वोट्स जो हैं इनवैलिड हैं.
ओके। इनवैलिड वोट अगर 20% है और टोटल है आपका 7500, तो वैलिड वोट्स कितने होंगे? 80%। टोटल तो 100 ही होगा। 20% इनवैलिड है, तो डेफिनेटली 80% आपके 20% इनवैलिड है तो डेफिनेटली 80% वैलिड वोट्स हो जाएंगे। टोटल पता है हमें 7500 है एंड वैलिड वोट्स 80% है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स यहां से हमें मिल जाएगा 7500 का 80%, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट कितने हो जाएंगे? 6000। नेक्स्ट, फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। पहले कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं? 55% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट्स मिलेंगे? 100 माइनस ऑफ 55, दैट मीन्स 45% वोट्स मिलेंगे दूसरे कैंडिडेट को। तो आपको निकालना है द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। ये है दूसरे कैंडिडेट का परसेंटेज ऑब्टेन और ये है आपके टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। बस इसी को कैलकुलेट कर लो, यानी कि 45% ऑफ 6000 कितना आ जाएगा आंसर? 2700। दैट मीन्स द राइट आंसर इज बी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2011 के क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है ये, इसलिए इसे थोड़ा पेशेंस के साथ देखेंगे हम। There are two candidates P and Q in an election. ठीक। During the campaign, 40% of the voter promised to vote for P and rest for Q. However, on the day of the election, 15% of the voters went back on their promise to vote for P and instead voted for Q. 25% of the voters went back on their promise to vote for Q and instead voted for P. Suppose P lost by 2 votes, then what was the total number of voters? Let us assume, इस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले हम assumption करेंगे. Let us assume the total number of voters are X. टोटल नंबर ऑफ वोटर्स X है, ठीक। अब पहली लाइन में मेंशन है ड्यूरिंग द कैंपेन 40% ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर P एंड रेस्ट फॉर Q। ये है आपका P और ये है Q। कैंपेन के टाइम क्या हुआ, अगर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स X थे तो इन X में से 40% ने प्रॉमिस किया कि हम P के लिए वोट करेंगे और बचे हुए 60% ने प्रॉमिस किया कि हम Q के लिए वोट करेंगे। तो कैंपेन के टाइम क्या एक्सपेक्टेड था कि इन्हें मिलेंगे 40% वोट्स ऑफ दिस X और इन्हें मिलेंगे 60% ऑफ द वोट्स ऑफ द X। यानी कि अगर हम क्वांटिटी में देखें तो इसे कितने वोट्स मिलेंगे? 0.4x P को मिलेंगे और Q को मिलेंगे 0.6x। However, on the day of the election, 15% of the voters went back on their promise to vote for P. इलेक्शन के दिन क्या हुआ, 15% वोटर्स ने क्या कहा, सिर्फ 15% वोटर्स ने P के लिए वोट ना करके Q के लिए वोट कर दिया। यानी कि ये जो 0.4x थे, इन 0.4x में से 15% ऐसे वोटर्स निकले जिन्होंने P के लिए वोट नहीं किया और P के लिए वोट करने के बजाय इन लोगों ने Q के लिए वोट कर दिया, ठीक। यानी कि ये क्वांटिटी कितनी आएगी? 0.06x। फिर से ये लाइन पढ़ो, इस लाइन में क्या मेंशन है कि ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन
15% of the voters went back on their promise to vote for P. यानी कि इन 0.06x ने बजाय P के वोट करने के Q को वोट कर दिया। यानी कि 0.06x को हम P में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और Q में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्या कंडीशन है? 25% of the voters went back on their promise to vote for Q and instead voted for P. अब क्या हुआ? ये जो वोटर्स थे 0.6 आपके x, इन 0.6x में से 25% वोटर, यानी कि इन 25% वोटर्स ने क्या किया? On the day of the election, they went back on their promise to vote for Q and instead voted for P. यानी कि इसे पहले कैलकुलेट कर लो। इन्होंने क्या किया? इन 0.15x ने बजाय PQ के वोट करने के इन्होंने P को वोट कर लिया। That means ये 0.05x लोगों ने को वोट करना था Q के लिए, लेकिन वोट इन्होंने किसके के लिए किया? P के लिए। यानी कि ये 0.15x Q में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो और P में हम ऐड कर देंगे। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। P और Q के वोट्स कितने आएगा? यहाँ पे 0.49x और यहाँ मिलेगा आपको 0.51x. P lost by 2 votes, then you are supposed to calculate the total number of voters. इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 2, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। 0.51x minus of 0.49x is equals to 2. That means 0.02x is equals to 2. That means the total number of voters is 100. X is equals to 100. The right answer is A. इसका आंसर हो जाएगा A. चलो, एक और तरीका है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को करने का। अगर आप x वाले कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली मूव फ्रॉम द ऑप्शंस। ऑप्शंस में से वैल्यू लेते जाइए और वेरीफाई करते जाइए, ये भी कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये वाला जो मेथड मैंने बताया ये बहुत लेंदी है, समझाने में थोड़ा लेंदी लगता है, बट जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो ये इतना लेंदी नहीं होगा। अगर इस क्वेश्चन में या फिर जो भी प्रॉब्लम्स पढ़ाई हैं उनमें कोई भी डाउट्स आपको आता है तो आप हमसे टेलीग्राम पे से डिस्कस कर सकते हो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आए। प्रॉब्लम नंबर 16। इन अ टेस्ट minimum passing marks for girls and boys is 35% and 40% respectively. ये कोई एग्जाम है जिसका सिनेरियो क्या है? गर्ल्स के लिए पासिंग मार्क है 35% और बॉयज के लिए पासिंग मार्क्स है 40%. नेक्स्ट लाइन में मेंशन है a boy scored 483 marks and failed by 117 marks. कोई एक लड़का है जिसको 483 मार्क्स मिलते हैं मगर फिर भी वो 117 मार्क्स से फेल हो जाता है। अच्छा ये बताओ, अभी हमने जो फेल पास टाइप प्रॉब्लम डिस्कस की थी इसके पहले वाली क्लास में, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारी टेंडेंसी क्या होगी जब भी फेल पास वाली प्रॉब्लम हमारे पास आएगी तो उसमें हम क्या करेंगे। हमारी टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि हर एक कैंडिडेट को हमें पास कराना है। एक लड़के के बारे में यहाँ डेटा दिया हुआ है जिसे 483 मार्क्स मिलते हैं और वो 117 मार्क्स से फेल हो जाता है। दैट मीन्स अगर हम इसे इस 483 मार्क्स में 117 मार्क्स ऐड कर दें तो ये पास हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? बॉयज के पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है 40%, उसको ये बीट कर लेगा। यानी कि 40% इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 600 ऐड करने के बाद।
हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स। मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना है? 35%। बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिटरी मेथड अप्लाई करने की ऐसे में कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। सिंपली क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है आपको। 35 इंटू 600 डिवाइड बाई 40 क्या मिल जाएगा आपको? 525। द राइट आंसर इज बी। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो प्रॉब्लम नंबर 17 जो है, इसे आप 3 तरीके से कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हो। मैं तीनों मेथड बता दे रही हूँ। In an examination conducted, 60% of the students passed in mathematics, 70% passed in physics, and 40% passed in both mathematics and physics. Then you are supposed to find out the percentage of pass students. देखो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जब भी आपके सामने आती है तो इजीएस्ट अप्रोच होता है कि आप सबसे पहले उसका वेन डायग्राम बना लो। जब कभी देखो यहाँ पे तो सिर्फ 2 की बात हो रही है, जब कभी 3 पैरामीटर्स की बात हो या फिर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए तो हम वेन डायग्राम से उसे सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। कोई एक एग्जाम है जिसका क्या सिनेरियो है, 2 सब्जेक्ट्स हैं उसमें, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मैथमेटिक्स में 60% स्टूडेंट्स पास होते हैं और 70% स्टूडेंट्स फिजिक्स में पास होते हैं और 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में पास होते हैं। अच्छा डायरेक्टली वेन डायग्राम से जरा देखें, अगर ये टोटल 60 होना चाहिए और इतना हमें पता है ये 40 है, तो ये कितना होगा? 60 माइनस ऑफ 40 दैट मीन्स 20। सिमिलरली इतना पोर्शन आपका होना कितना चाहिए? 70 और ये कितना है आपका? 40। तो रिमेनिंग पोर्शन कितना हो जाएगा आपका? 70 माइनस ऑफ 40 दैट मीन्स 30। निकालना है आपका परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट। सबको ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या हो जाएगा? 20 प्लस 40, एक मिनट जस्ट अ मिनट, 20 प्लस 40 प्लस ऑफ 30 यानी कि 90% हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स। दैट मीन्स द राइट आंसर इज बी। ये तो हो जाएगा आपका मेथड 1 वेन डायग्राम। अगला मेथड होता है यूजिंग सेट थ्योरी। मेथड नंबर 2 यूजिंग सेट थ्योरी। सेट थ्योरी सबको पता होगी, सिंपल सेट थ्योरी का फॉर्मूला आप सभी को यूनियन का पता होगा। पता है आपको P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू PA प्लस PB माइनस ऑफ PA इंटरसेक्शन B। ये पता है। PA आपको इसमें पता है, ये है PA, दिस इज PB और इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में कॉमन कितना है? 40%। बस सब्स्टिट्यूट कर दो, यूनियन यानी कि टोटल परसेंटेज आपको यहां से मिल जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। 60 प्लस 70 माइनस ऑफ 40, ये मिल जाएगा आपको 130 माइनस ऑफ 40 दैट मीन्स 90%। सेम आंसर। ये हो गए 2 मेथड, इन दोनों में से जो अप्लाई करना चाहो कर लो। अब हम देखते हैं मेथड नंबर 3।
जो है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, वेन डायग्राम नहीं जानते, सेट थ्योरी नहीं जानते, तब भी एक तरीका है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। सिंपली एक काम करो, जब भी फेल पास टाइप प्रॉब्लम आए, या तो सबको फेल में चेंज कर लो या तो सबको पास में चेंज कर लो। यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ सब पास में है। आगे वाली प्रॉब्लम्स में हम ये भी देखेंगे कि जब फेल पास दोनों में मिक्स्ड डेटा दिया होता है आपको, ये भी पास है, पास पास, और आपको पास ही निकालना है, यानी कि पैरामीटर में कोई चेंज नहीं है। तब क्या करेंगे आप, एक काम करिए, जब आपको परसेंटेज पास निकालना है तो उसका सीधा तरीका ये है, समेशन ऑफ इंडिविजुअल ले लीजिए, माइनस उसमें से कर दीजिए आप कॉमन को। समेशन ऑफ इंडिविजुअल मतलब 60 प्लस ऑफ 70 माइनस कॉमन क्या है 40, क्या मिल जाएगा आपको 90। यानी कि मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, आप तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, आपको आंसर सेम मिलेगा। इट्स अप टू यू। If you are comfortable in Venn diagram, then you go for this one. If you are comfortable in set theory, you can apply this one. But if you don't know anything, you can simply go for the direct method. Okay? फिलहाल आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ, बाकी की चीजें हम अपकमिंग सेशंस में देखेंगे। Before ending the session, I would like to say, please like and subscribe our channel and click on bell icon, ताकि आपको चैनल के अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और भी इंफॉर्मेशन के लिए, अपकमिंग क्लासेस के लिए, डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके देन, थैंक यू।